दोस्तों कल जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो डाला था उसके बाद में देखा कि कमेंट सेक्शन में एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है अलग अलग कैंडिडेट्स अलग अलग एस्पिरेंट्स की तरफ से कि एक तो सर फॉर्म फिल करते टाइम पे जो सिग्नेचर वाला मामला है वो सेटल नहीं हो पा रहा, और देखें तो फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इसको एक बार सॉल्व करने के लिए फिर डिसाइड ये किया गया है कि देखो एक बार लाइव ही क्यों ना चला जाए, ठीक है, कि प्रॉपर दिखा दिया जाए कि कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो ऊपर आपकी वेब एड्रेस वाली बार है ना, वहाँ पर upsconline.nic.in आपको टाइप करना है। ऑटोमेटिकली आपकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी और ये आपके सामने वेब पेज खुल जाएगा। और इसमें आप देख सकते हो सीधा सीधा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट कहते ना कि इंफॉर्मेशन है वो दी जा रही है कि भाई यूपीएससी सीएससी 2026 या फिर यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए जो फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और ध्यान रखें कि जो कुछ भी आप वहाँ पर अपडेट करें, यहाँ ध्यान से देख सकते हैं ये आपके सामने पूरा चल रहा है कि आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपको प्रॉपरली अपलोड करने हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट है। और डेट आपकी ध्यान रखें, देखो यहाँ पे 4 फरवरी 2026 से स्टार्ट होकर के 24 फरवरी 2026 और शाम को 6 बजे तक, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे पास में विंडो जो है फॉर्म फिल करने की वो अराउंड 20 डेज़ की है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है वो देखो, 4 स्टेजेस में आपका फॉर्म फिल होगा, जहाँ पर नंबर 1 2 3 ये तो मोर और लेस आपके लिए कॉमन है अगर आप किसी भी तरीके से यूपीएससी में एनरोल करना चाहते हैं। तो फिर चाहे आप सीडीएस के लिए जा रहे हो या दूसरी कोई एग्ज़ाम के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए, तो ये तो मोर और लेस आपके लिए कॉमन है। लेकिन जब एग्ज़ाम वाले फॉर्म की फिल करने की बात आती है तब आपको ये 4th स्टेज वाला जो पोर्शन है वहाँ पर आपको जाना होता है। क्लियर? तो आप देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेज को क्लियर करना। इसमें बोला गया क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन, तो क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने ये चेक बॉक्स आएगा, इसको टिक कर देना आप और प्रोसीड फॉर द अकाउंट क्रिएशन चले जाएंगे, ठीक है। इसमें नॉर्मल आपकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। फिर आप इसको जैसे ही आगे प्रोसीड करोगे तो आपके सामने ये सेकंड स्टेज आ जाएगी, या फिर यूँ कहो कि ईमेल वेरिफिकेशन की बात यहाँ पर की जाएगी। तो आपको अपना मेल आईडी डाल देना है जो आप रखते हो परमानेंटली। तो मैं अपना डाल देता हूँ, राइट, जिससे कि ये प्रोसेस हम इजीली समझ सकें। ओके, ये मेरी मेल आईडी हो गई। इस पे इसको मैंने रिपीट कर दिया जिससे कि आसानी से चीज़ें हमारी वेरीफाई हो जाए, ठीक है ना। @gmail.com, राइट। ये जैसे ही किया फिर उसके बाद में आपके सामने कैप्चा दिया हुआ है, स्मॉल n स्मॉल j स्मॉल r स्मॉल i स्मॉल b। आपको ये तो देखना पड़ता ही है ना, अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं, क्या साइज़ है। फिर गेट OTP, जैसे मैंने गेट OTP का ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरी मेल आईडी जो मैंने यहाँ पे डाली थी ना वहाँ पर हमें OTP मिल गया होगा। तो एक बार मैं मेरी मेल आईडी चेक कर लेता हूँ। अभी तक आया नहीं तो आप यहाँ पर रीसेंड पे भी क्लिक कर सकते हो। अच्छा, रीसेंड में हमें वेट करना पड़ेगा, ये काउंटडाउन स्टार्ट है। और मैक्सिमम आप एक अटैम्प्ट तो ये हो गया, 3 अटैम्प्ट्स और ले सकते हो OTP रिसीव करने में। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं मेल आईडी में कोई चैलेंज या इशू है। अब एक बार फिर से मैंने अप्लाई किया है, देखते हैं, आ गया बिल्कुल। तो आप इस तरीके से ध्यान रख लेना, कई बार 1 से 2 अटैम्प्ट्स इस तरीके से भी लेने पड़ सकते हैं आपको, राइट। तो OTP मैं डाल देता हूँ 688071, डन। चलो वेरीफाई कर देते हैं ईमेल को। चलो ईमेल आईडी अपनी वेरीफाई हो गई। अब हम इसको ओके करके नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। थर्ड स्टेप जो है फर्स्ट स्टेज की, दैट इज़ वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आप डाल दो अपने जो आपके परमानेंट है वो। तो मैं अपने डाल देता हूँ और इनको वेरीफाई कर देता हूँ जिससे कि ये भी स्टेज हमारा कंप्लीट हो जाए। अगेन वही कैप्चा वाला प्रोसेस आपको प्रॉपरली कर देना है। इसमें गलती 1% भी नहीं हो क्योंकि ये माइन्यूट चीज़ें हैं। ये तो आप जानो कि भाई कैसे भी करके काम को हमें आसानी से आगे करते हुए चलो, जिसका भी इसका OTP आने में टाइम नहीं लगा,
127739। ठीक है, फॉर्म फिल करने में मोबाइल नंबर हमारे मैंडेटरी हो गए, ईमेल आईडी मैंडेटरी हो गई। चलो जी, ये काम हो गया। फिर फोर्थ स्टेज है आपके अकाउंट क्रिएशन में कि आपको पासवर्ड क्रिएट करने, और पासवर्ड क्रिएट करने से रिलेटेड ये सिक्योरिटी गाइडलाइंस दी हुई है कि कैसे आपके पासवर्ड होने चाहिए। कम से कम 8 कैरेक्टर के हो, उसमें एटलीस्ट एक अपर केस कैरेक्टर हो, राइट। इसके अलावा एटलीस्ट एक लोअर केस हो और एक डिजिट भी होना चाहिए 0 to 9 के बीच में, और कंटेन एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो मैं अपना बना लेता हूँ, आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, कोई चैलेंज आपको आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ। ठीक है, आप अपना बना लीजिए इस कॉम्बिनेशन में। ठीक है, आप अपना बना लीजिए एकदम प्रॉपर। ध्यान रखना है कि अपर केस, लोअर केस, एटलीस्ट एक डिजिट हो और स्पेशल कैरेक्टर हम ज़रूर यूज़ करें, और 8 कैरेक्टर का हमारा कम से कम पासवर्ड होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसमें हमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आप कोशिश करो कि जो भी पासवर्ड बनाओ उसकी कोई रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन हो जाए, या कोई फ़ोटो लेकर के आप रख सकते हो। ठीक है ना, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। और अगर फ़ोटो नहीं रखनी है तो हमारे पास में जैसे ही हम इसको क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली बोल देगा, गूगल से भी आपका पॉपअप आ जाएगा, क्रोम से भी। तो आप इसको यस कर दो, सेव करके रख लो, जिससे कि चैलेंजेस ना आए पासवर्ड जब हम अगेन लॉगिन करने का कभी करें तो इस तरीके से हमारी मेल आईडी और हमारा मोबाइल नंबर क्लियर। अब हम इसको, अब आपके सामने एक तरीके से अकाउंट जो था वो क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन पे कंटिन्यू टू लॉगिन कर देते हैं। फिर हमारे मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड थे, जो अभी हमने डाले, वो हमें डाल देना है। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, लोड ज़्यादा लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ाई करते करते बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हैं। तो यहाँ पर इजी गोइंग प्रोसेस है ये। OTP सक्सेसफुली हो गया हमारा वैलिडेशन। चलिए, अब OTP आया है, वो हमारा लॉगिन के लिए सपोर्ट कर जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर पे 5057, देन कम्स अगेन 50। फिर आप यहाँ पे कैप्चा डाल दो, HYFYA। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अगेन उसी इंटरफेस पे। लेकिन आप देखो, यहाँ पर पहले क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन था, अब मैनेज अकाउंट है। मतलब आपको इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, यू कैन डू दैट। यह हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज है हमारा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, दैट इज रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शंस, जिसमें बताया हुआ है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड रेडी बिफोर इनिशिएटिंग द यूनिवर्सल। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने हैं। ठीक है, आपका फुल नेम किस तरीके से होगा, माता का नाम, ठीक है, या फिर पिता का नाम, जो भी है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एकदम प्रॉपर। जेंडर रिलेटेड आपके पास में प्रॉपर डिटेल हो, राइट। डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है। और इसके अलावा नेम चेंज से रिलेटेड अगर आपने कोई प्रोविज़न रखा है, मान लो आपने नाम बदला है कभी, तो उस टाइम का जो आपके पास में गैजेट डॉक्यूमेंट, मतलब एक प्रॉपर आपके पास में स्टेटमेंट होगा या डॉक्यूमेंट होगा जो आपका प्रूफ है कि हाँ भाई मेरा पहले ये नाम था, अभी ये नाम हो चुका है, तो वो आपको अपने साथ रखना है। और ध्यान रखना, नेम चेंज से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होगा वो आप जब अपलोड करोगे तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो PDF फॉर्मेट में हो, ठीक है। और दूसरा 50 KB से 300 KB के बीच की साइज हो फाइल की, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। ये सारा क्यों हो रहा है, देखो बहुत सारे सवाल उठे थे UPSC पे भी भाई, UPSC भी बहुत लापरवाही कर रही है और किस तरीके से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत गलत तरीके से एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, नाम बदल बदल के, ठीक। तो ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। इसके अलावा मैट्रिकुलेशन डिटेल, 10th क्लास की जो हमारी सर्टिफिकेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे लिए यहाँ पर एक तरीके से यूँ कहो कि हमारी आइडेंटिटी है वो, ठीक है, जिसमें बोर्ड नेम, पासिंग मतलब ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आपने पास की थी 10th क्लास, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका प्रिंटेड है वो डालो।
मतलब जो रिक्वायरमेंट होगी। अगेन हमें बोर्ड की ये जो 10th क्लास की मार्कशीट है ये अपलोड करनी होगी, राइट। मार्कशीट है या सर्टिफिकेट, आज कई बार तो क्या होता है कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक में ही प्रिंट होता है और वो लंबा सा A4 साइज का पेपर टाइप होता है ना, और कई बार अलग अलग होता है, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है। आपके पास में ये डिटेल जिसमें भी प्रॉपरली दी हुई है, चाहे मार्कशीट हो या फिर आपका सर्टिफिकेट, तो आप अपलोड कर देना। अगेन वही PDF साइज में, PDF फॉर्मेट में ये जाएगा 50 से 300 KB तक की साइज। फिर हमें चाहिए होगा आधार और मोबाइल नंबर। एक्टिव आधार नंबर, आधार होगा आपका जो कि लिंक्ड होगा मोबाइल नंबर से। अगेन आधार नंबर आप डालोगे और फिर उसके बाद में ऑटोमेटिकली OTP आएगा उस आधार से कनेक्टेड मोबाइल नंबर पे, तो उससे फिर आप आगे प्रोसेस कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको। फिर बोला जा रहा है कि इंश्योर दैट ऑल डॉक्यूमेंट आर ओरिजिनल। हाँ, जो भी आप अपना सपोर्टिंग ID कार्ड देना चाह रहे हैं उसकी JPG फॉर्मेट में आपके पास में इमेज है वो अवेलेबल होनी चाहिए, और उसकी साइज़ 20 से 200 KB के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो चलिए प्रोसीड करें। चलो जी, सबसे पहले नाम आ गया, नाम डाल दो आप अपना, कोई इशू आपको आना नहीं चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपना नाम डाल दो, कोई चैलेंज नहीं आएगा। ओके जी, फिर नाम जैसे आपने अपना डाला, फिर पूछा है इज द अबव नेम द सेम एज द नेम प्रिंटेड ऑन 10th क्लास मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द एग्जामिनेशन बोर्ड। मेरा तो देखो सेम ही है, मैंने कभी चेंज किया नहीं। आपने चेंज किया है तो उस हिसाब से आप नो करके फिर आगे प्रोसीड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप नो करोगे तो एक नया पॉपअप खुलेगा, ठीक है। आई एम इन पोजिशन ऑफ द वैलिड गेजेटेड नोटिफिकेशन फॉर द चेंज इन माई नेम। अगर है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको फर्दर प्रोसीड करना है। अब जैसा कि मैंने बताया कि मेरा यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था नाम चेंज करने का, तो उसमें आएगा नहीं, तो आपको अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से तैयारी रख लेनी है, ठीक है। मान लो मैंने नाम चेंज किया होता तो इसमें फिर मेरे को प्रॉपर अपलोड द एविडेंस, एविडेंस मुझे रीडेबल कॉपी ऑफ द गैजेट नोटिफिकेशन इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये मुझे अपलोड करना पड़ेगा। और ये लास्ट में गैजेटेड के लिए ऑप्शन यहाँ पर आ गया, ये चूज़ फाइल में जा करके, ठीक है ना। अगर आप नाम चेंज करते हो तो अब जैसे ही मैं इसको नाम के बारे में ये करता हूँ ना कि भाई मेरा नाम तो सेम ही है, मैंने कोई चेंज ही नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा नीचे वाला जो सेक्शन खुला था, ठीक है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हो गया। चलो फिर जेंडर की बात करें, आप अपने हिसाब से अपना जो भी रिक्वायरमेंट है जो है वो आप फिल कर दो। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी DD MM YY में, ठीक है, YY में, YY ओके। चलो जी, इसको आप कंफर्म कर दो डेट ऑफ बर्थ को, आप भी अपनी कर देना भाई, मैं तो मेरी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर पिताजी का नाम पूछा है, फादर्स फुल नेम, तो आप डाल दीजिए अपने पिताजी का नाम जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में दिया हुआ है, वो की वो स्पेलिंग्स यूज़ करनी है, ध्यान रखना, गलती ये नहीं करनी है कहीं पता पड़े कि पिताजी के नाम में आपने स्पेलिंग चेंज कर दी या कुछ और लिख दिया, नहीं। पिताजी के खुद के डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम है उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में पिताजी की स्पेलिंग, नेम स्पेलिंग क्या है वो ज़रूरी है, समझ गए। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रख लेना है। सेम माताजी के लिए जाएगा, ठीक है ना, तो आप अपने हिसाब से फिल कर लेना भाई, इसमें हमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलो जी, इसमें हमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ओके। इसमें ये हमें एरर बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलो जी, ओके। फिर आ जाता है गार्जियन नेम। आप अगर डालना चाहो तो ठीक है, नहीं डालना चाहो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जो रेड साइन दिया हुआ ना, ये ही थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैंने डेट ऑफ बर्थ इसलिए चेंज किया, आप देख रहे होगे कि यहाँ पे कुछ हलचल हुई थी, वो इसलिए किए क्योंकि अगर मैं प्रॉपर डालूंगा तो फिर मेरा फॉर्म आगे प्रोसीड होगा कि नहीं वो डाउटफुल है, क्योंकि मैं 32 ईयर्स के बाद में अप्लाई नहीं कर सकता, राइट। तो वो थोड़ा सा सीन था, तो मोटा मोटा आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट एंड रिव्यू में चलते हैं। जैसे ही हमने रिव्यू पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा भाई, 10th क्लास के हिसाब से आपका ये नाम है जी है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ और ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी, मम्मी का नाम, पापा का नाम, सारी चीज़ें सबमिट कर दो। इसको एडिट करनी है तो एडिट का भी ऑप्शन है, और एडिट करना हो तो एडिट का भी ऑप्शन है, और सबमिट करना हो तो सबमिट का भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन आपके पास आ जाता है, ठीक है। चलो मैं सबमिट कर देता हूँ। चलो ये काम अपना कंप्लीट हो गया। अब पूछा गया है आपकी ID कार्ड से रिलेटेड
क्या आप ये बताओ किससे संबंधित आप अपना अपडेट देना चाहे। हैज़ आधार कार्ड बीन इशूड टू यू? आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। यस, मैंने कंसेंट दे दी है भाई, आधार कार्ड है मेरे पास में और आप इससे संबंधित वेरिफिकेशन करा सकते हैं। फिर सवाल आता है कि आधार कार्ड नंबर क्या है। वो आप अपनी डिटेल्स अपने हिसाब से अपने आधार कार्ड की डाल सकते हो, जिससे कि आसानी से चीज़ें वेरीफाई हो सके। अगेन वही बात, फर्जीवाड़ा ना हो, ये मेन टारगेट यहाँ पर रखा गया है यूपीएससी की तरफ से, क्योंकि आपको ध्यान है ना कि लोग किस हद तक जा सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम का, इनका फ़ायदा उठाने के लिए या फिर गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए, चाहे फिर वो रिजर्वेशन हो या फिर किसी भी तरीके की स्कॉलरशिप हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर यूपीएससी के साथ जो कुछ भी पिछली कुछ खबरें आई थी ना, उनको लेकर के यूपीएससी थोड़ा सा कंसर्न है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोसेस थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इतना लंबा कर दिया गया। सो आधार कार्ड नंबर आपने डाल दिए। चलिए अब हम डाल देते हैं, ये कैप्चा दिया हुआ है RPBYB, डन। चलो आधार कार्ड नंबर जिससे एसोसिएटेड है उससे पूछा है भाई आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है? मेरा तो है भाई, आपका भी होना चाहिए, जिससे कि आसानी से चीज़ें वेरीफाई हो सके। तो ओके कर देंगे और जैसे ही ओके किया तो जो मोबाइल नंबर थे मेरे उस पर OTP आ गया और OTP जैसे आया तो उसको मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ, OTP डाल देते हैं, मैसेज आ गया मेरे पास में। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में भी आ जाएगा, कोई चैलेंज वैसे आएगा नहीं शुरुआत में, जहाँ तक मुझे समझ में आया है। यस, OTP वेरीफाई, यस इट्स करेक्ट। ठीक है भाई, तो डेटा प्रोसेस सक्सेसफुली। अब जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो मोर और लेस यहाँ से पिक कर ली गई है। ठीक है जी, तो इसमें कोई चैलेंज आएगा नहीं। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, ओके आधार कार्ड की कंसेंट मैंने दे ही दी थी, अब इसको मैं एक बार सबमिट कर देता हूँ, राइट। चलो जी, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर फोटो आइडेंटिटी कार्ड? ओके, तो इसमें प्रोसीड कर सकते हैं अपन, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यस। तो इससे यहीं से काम हो जाएगा मोटा मोटा। अगर अपन इसको यस कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो इस आधार कार्ड को जो पिक की ना इन्फॉर्मेशन, उसी से हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमें अलग से कोई आईडी कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिस्टम कंटिन्यू यहाँ पर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमसे पूछा गया सेलेक्ट फ्रॉम वेयर यू कंप्लीटेड 10th क्लास और मैट्रिकुलेशन। भाई इंडिया से किया है, आपने बाहर से किया हो तो बता देना, इंडिया से किया हो तो अच्छी बात है, ईजी रहेगा। स्टेट डाल दो अपना कि कहाँ से किया है आपने। ठीक है जी, सबसे पहले यही पूछा है। फिर पूछा है कंफर्म 10th क्लास मैट्रिकुलेशन पास आउट स्टेट और यूटी। अच्छा, कंफर्मेशन भी पूछी है, मतलब कहते हैं ना कि ठोक बजा के चेक करके सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। फिर पूछा जा रहा है बोर्ड नेम। ठीक है, तो बोर्ड नेम आप अपना जो भी मार्कशीट है उस पर आप देखोगे प्रिंटेड रहता है। ठीक है, मेरा वाला मैं डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डाल देना। ओके, चलो जी, फिर 10th क्लास किस साल में आपने पास की वो ईयर डालना है। वो ईयर आपसे कंफर्म भी करा रहा है तो ईयर आपको कंफर्म कर देना है। चलो, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर एज पर 10th क्लास मैट्रिकुलेशन। ठीक है, या आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट हो ना उससे आप निकाल सकते हो। तो आप अपनी मार्कशीट पे जाकर के देख सकते हैं कि हाँ भाई क्या सर्टिफिकेट नंबर है ना, सर्टिफिकेट नंबर, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर और आपके जो रोल नंबर हैं एग्ज़ाम के उन। अब यहाँ पर हमें क्या करना था कि हमारी डिटेल्स है वो फिल करनी थी, है ना, जिसमें एक तो 10th क्लास की जो आपकी डिटेल्स हैं वो डालनी है कि क्या आपका बोर्ड है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो इशू किया है उस बोर्ड का नाम क्या है, स्टेट, किस साल में आपने पास किया, उस सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, वो आप डाल दो। फिर आपका रोल नंबर और वो जो डिटेल्स हैं वो डाल दो, कब वो सर्टिफिकेट इशू किया गया था, उस सर्टिफिकेट की डेट भी मेंशन्ड होती है। फिर आपका जो रिज़ल्ट था वो परसेंट वाइज था या CGPA जो भी था वो आपको सेलेक्ट करके डाल देना है। ठीक है, और जो आपका रिज़ल्ट रहा वो आप दिखा दो। फिर उसके बाद में आपको ये बताना है, इसमें पूछा है कि भाई आपकी स्कूल का UDISC नंबर कोड वो आपको ध्यान है क्या, अगर हाँ तो नंबर आप डाल देना, और अगर ना हो ना तो फिर ये ऑटोमेटिकली आपको पोर्टल की तरफ डायरेक्ट कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ से नो कर दूँ तो ये मेरे को ऑटोमेटिकली ले गया, फिर वहाँ पर मैं अपना स्टेट डाल दूँ। ठीक है,
स्टेट डालने के बाद में डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है कि हाँ भाई कहाँ से आप, किस ज़िले से आप बिलोंग करते थे, जहाँ से आपने 10th क्लास की स्कूलिंग की थी वो किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी जो स्कूल है उसका नाम आपके सामने ऑप्शंस में दिख जाएगा और वो आप जैसे ही डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आप ये जो कोड जिसकी बात की जा रही है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ है नहीं। फिर बाद में आपको 10th क्लास की अपनी मार्कशीट है ना वो अपलोड करनी है, ध्यान रखना है। अब वो 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी अपलोड करो उसकी क्या कंडीशनैलिटीज़ हैं वो देखो आप। एक तो 50 KB से 300 KB के बीच में होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट होना चाहिए, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उस पर्टिकुलर फाइल का नाम ये होना चाहिए स्मॉल लेटर्स में, बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, ये हमें डालना है। यही नाम होगा तभी फाइल सेलेक्ट होगी, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी, ध्यान रखना, राइट। तो ये चीज मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया, चूज फाइल में जाके एक बार फिर से आपको बता देता हूं, चूज फाइल में गया और पहले मैंने 10th क्लास मार्कशीट के नाम से सेव कर रखा था, एक्सेप्ट ही नहीं किया। फिर उसके बाद में बोर्ड सर्टिफिकेट किया जैसे आपके सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद में ये एक्सेप्ट हो जाता है, राइट। तो इसमें कोई चैलेंज आया नहीं वैसे मुझे। और फिर इसको टिक किया, टिक करने के बाद में ये नेक्स्ट एंड रिव्यू पे अपन चले जाएंगे। फिर मार्कशीट जो भी आपकी अपलोड हुई है वो सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए और फिर करेक्ट लगे इन्फॉर्मेशन तो सबमिट कर दो, ठीक है। डू यू वांट टू सबमिट योर मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल डिटेल्स? यस, ये करते ही सक्सेसफुली आपका काम हो गया, राइट। तो ये एक और स्टेज जो है वो हमने क्लियर कर ली। अब हम चलते हैं, अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने अपलोड कर दी हैं। वो सारी डिटेल्स आने लग गई। इसको हम लॉक एंड सबमिट। अगेन अगर आपको फिर भी कहीं पे लगे, डाउट आ रहा है कि नहीं यार कहीं पे कोई एरर हो रही है, तो रीवेरीफाई कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम ले लेना, चाहे एक दिन का, कोई चैलेंज वाली बात नहीं है, लेकिन करना है काम वही जो सही हो, ठीक है। तो लॉक एंड सबमिट कर देते हैं इसको। चलो अब ध्यान रखना, वंस लॉक द डिटेल्स फाइल्ड सो फार कैन नॉट बी अपडेटेड लेटर। तो अपडेट अगर करनी है तो नो पे क्लिक करके वापस जाके कर देना। और अगर आपको लगता है कि नहीं एवरीथिंग वाज ओके तो इसको यस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस प्रोसीड कर दो, क्योंकि अब आगे ऑल्टर नहीं करने का मौका दिया जाएगा, ध्यान रखना आप इस बात का, ठीक है। तो इसको सबमिट कर दिया, अभी अपनी प्रोसेसिंग कंटिन्यू कर देता है। अब जहां तक है अपन वापस से उसी पोर्टल पे पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी और एक नए अपडेट के साथ में कि जी आपने ये स्टेज आपकी क्लियर कर ली है, ठीक है। अब हम आ गए हैं पर्सनल डिटेल्स वाले सेगमेंट में, जहां पर हमसे कुछ और डिटेल्स पूछी जा रही हैं, वो फिल करते हैं। अब देखो पर्सनल प्रोफाइल के अंदर पूछा है नेशनैलिटी क्या है आपकी, सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सेलेक्ट कर दो सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या माइनॉरिटी स्टेटस है, अगर हाँ तो यस कर देना। यस करने के बाद में आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा माइनॉरिटी ग्रुप है क्या, तो मैं यहां पर कर रहा हूं नो। फिर आपसे पूछी गई है मदर टंग। मदर टंग क्या है भाई, मेरी मदर टंग तो हिंदी है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का मिक्स से हम पढ़ रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, राइट। चलिए ठीक है, हिंदी आपने सेलेक्ट कर ली। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कहाँ पर आप रह रहे हैं अभी, तो वो आप डाल दीजिए। तो मैं तो अपना स्टेट डाल देता हूँ, आप अपना सेलेक्ट कर लेना, कोई चैलेंज नहीं आएगा। फिर आएगा मैरिटल स्टेटस, मैरिड है तो मैरिड डालिए, अनमैरिड हो तो अनमैरिड डाल दीजिए। तो आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। फिर आ जाओ इज योर प्लेस ऑफ बर्थ इन इंडिया और अब्रॉड, इंडिया में है या बाहर है, तो देखो इंडिया में ही है बर्थ प्लेस। किस स्टेट में, तो वो अगेन वही डिटेल्स आपसे अगेन पूछ ली गई। मतलब ये कि कहीं पर भी कोई गलती रहने का स्कोप ना रह जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझ लेनी है, ठीक है। स्टेट पूछ लिया, डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया, विलेज पूछ लिया आपका, ठीक है। विलेज और टाउन जो भी है आपका वो आपको डाल देना है, ठीक है। फिर आपका एंटर पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस आपको डाल देना है, ठीक है जी। चलो फिर पिन कोड जो है आपका वो आप डाल दो, है ना। इसमें आप प्लेस ऑफ बर्थ की डिटेल्स पूछिए, ये ध्यान रखना है, कहीं आप सोचो कि हम यहाँ पर कुछ और डिटेल्स फिल करने लग जाए। प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिए। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है वो आप डाल सकते हो। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी बैकअप के लिए चाहिए वो आप डाल सकते हो। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो। कुल मिलाकर के कॉन्टैक्ट के लिए 2 से 3 ऑप्शंस खुले रखने की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड होएगा आपका डिटेल, या नेशनैलिटी वाली हमने बताई दी,
और फिर यहाँ पर आप अपनी एड्रेस वाली डिटेल्स हैं वो डाल सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कोई, अच्छा ये ध्यान रखना प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड डिटेल्स ही है अभी तक जो भी जा रही है। इसमें आप ये मत सोच लेना कि ये डिटेल्स जो आपकी एड्रेस की है, क्योंकि एड्रेस की प्रोफाइल यहाँ पर नेक्स्ट आएगी अभी हमारे पास में। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अभी तो हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ही अपडेट कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज। देखो, पर्सनल, पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, डिसेबिलिटी प्रोफाइल, एड्रेस यहाँ पर आएगा जो कम्युनिकेशन और करस्पॉन्डिंग एड्रेस आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मत डाल देना वो चीज़ें जो आप सोच रहे हो कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछा जा रहा है क्या। राइट, एक बार रीवेरीफाई कराया जा रहा है आपसे। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये पूछी गई थी, ना कि आप कुछ और यहाँ पर डालो। समझ गए? ठीक है, इसमें देखो मैंने पिन कोड गलत डाल दिया तो इसको मैं एडिट कर देता हूँ भाई कि नहीं ये नहीं है एड्रेस। यहाँ पे ये जाएगा दूसरा, ये मैंने अपना पिन चेंज कर दिया प्लेस ऑफ बर्थ के लिए और सबमिट कर देता है। अब इसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भाई डाल दी मैंने, यस कर दिए, सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ओके जी, एक और स्टेज क्लियर हो गया, बहुत बहुत बधाई हो। अब आ जाओ नेक्स्ट, पिताजी की डिटेल्स। पिताजी का नाम आपने पहले डाला था तो वो एज इट इज़ आपका यहाँ पे कॉपी हो गया। फिर आपसे पूछा है स्टेटस क्या है, अलाइव, डिसीज जो भी है वो आप डाल दीजिए। ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक, अकाउंटेंट, एग्रीकल्चर, पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। ठीक है ना, तो आप डाल सकते हो सर्विस रिलेटेड, सर्विस, स्टेट, गवर्नमेंट। वैसे मोटा मोटा यहाँ पर मेरे पिताजी तो क्या प्राइवेट सेक्टर में है, तो मैं अदर में जा कर के अदर ऑक्यूपेशन में डाल दूंगा प्राइवेट जॉब। ठीक है, आपको लगे कि आपके पिताजी का जो प्रोफेशन है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, इंजीनियर है, होम मेकर है, लीगल प्रोफेशनल है, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशनल, रिटायर्ड, पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। आपको जो सूटेबल लगे वो आप सेलेक्ट करिए और डाल दीजिए। और इनकम है वो आपको दिखा देनी है, जो आपके पिताजी की जो एनुअल इनकम है वो आप यहाँ पर बता दो। तो मैं बता देता हूँ मेरे पिताजी की जो एनुअल इनकम है। ठीक है, नेशनैलिटी, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, सिटीजन ऑफ इंडिया ही है ज़्यादातर के। स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, आप अपने स्टेट का नाम डाल दीजिए जहाँ से पिताजी ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। हो सकता है आप माइग्रेंट हो, कुछ भी हो सकता है ना केस, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था जहाँ से पिताजी बिलोंग करते थे, तो वो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ कि भाई हम तो यहाँ से बिलोंग करते थे ओरिजिनली देखे तो। मदर्स डिटेल वही अगेन, माताजी का नाम पहले डाला था, आगे यहाँ पे। फिर आपसे पूछा गया है कि अलाइव है, डिसीज हैं, तो वो आप डाल दीजिए। ऑक्यूपेशन की बात आए तो अगेन वही बात, ऑप्शंस आपके पास में है, तो यहाँ पर होम मेकर है। एनुअल इनकम की बात करें तो यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल, या फिर हम डाल सकते हैं इस तरीके से होम मेकर के ऑप्शन में। ठीक है, 0000 या कुछ काम करती हैं आपकी मम्मी तो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। ठीक है, नेशनैलिटी अगेन वो सिटीजन ऑफ इंडिया। स्टेट पूछा क्या है, स्टेट टू विच योर मदर ओरिजिनली बिलोंग्स, अगेन वही बात। ठीक है, माताजी किस स्टेट से बिलोंग करती हैं वो डाल दो, माताजी किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं वो आप डालो। ठीक है, ओरिजिनली पूछा गया है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात क्या है, ओरिजिनली। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि माताजी अभी किस डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं, ओरिजिनली माताजी कहाँ से हैं, जैसे पिताजी के लिए पूछा वैसा ही यहाँ पर। नेक्स्ट एंड प्रीव्यू कर दीजिए और फिर उसके बाद में आप कर दो। इसमें आप आराम से रिव्यू कर सकते हो, कोई डिटेल अगर गड़बड़ चली गई हो, कहीं पे आपको करेक्शन करना हो, फिर आप कर दीजिए सबमिट। सबमिट जैसे करोगे तो हो गया अपना सक्सेसफुली काम। चलो जी, ये इन्फॉर्मेशन भी हमने डाल दी। अब पूछा गया है सेलेक्ट कम्युनिटी, क्या आप SC ST OBC अनरिजर्व्ड EWS किस से बिलोंग करते हैं। तो देखो मैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हूँ क्योंकि मेरे पास में सर्टिफिकेट का भी चैलेंज है, राइट। तो आप अपनी कैटेगरी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको फर्दर सर्टिफिकेट और ये अपलोड करने होंगे। फिर इसको मैं टिक कर दूंगा, नेक्स्ट एंड रिव्यू कर दूंगा और सबमिट भी कर दिया मैंने, यस कर देते हैं और ये हो गया हमारा सक्सेसफुली सबमिट। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेज पे, वेदर यू आर PWBD PWD फिजिकली चैलेंज्ड है। अगर यस तो आपको फिर डिटेल्स देनी पड़ेंगी, 40% से ज़्यादा है, कम है, किस कैटेगरी में आप आते हो, यस और नो आप उस हिसाब से देना है। बट मेरे साथ ऐसा केस नहीं है, ये डिटेल्स अगेन वही बात, पूजा खेड़कर केस की वजह से ये कुछ हो रहा है, ठीक है ना। डिक्लेरेशन को आपको टिक कर देना है, क्योंकि अगर यहां पर आपने गड़बड़ कर दी, झूठ बोल दिया, तो मामला हो जाएगा आपका रफा दफा। अगर आप रफा दफा मतलब
प्यूनिटिव मेजर्स लिए जाएंगे जब आपका सिलेक्शन फाइनली डिसाइड होगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा सीरियसली लेना भाई, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू कर देते हैं। तो दोनों केसेस में नो नो किया है, हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड, नो, ठीक है, सबमिट कर दिया, यस कर दिया एंड सबमिट हो गया। चलो जी, ये अपना स्टेज भी कंप्लीट। फिर आपसे पूछा गया है एड्रेस, ये आ गया आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस जहां पर आज आप रहते हैं और जहां पर आप अपना कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हो विद यूपीएससी, ठीक है ना। तो यहां पर आपको अपनी डिटेल्स डाल देनी है, जो भी आपका एड्रेस है उनको आपको यहां पर डाल देना है, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ वैसे अभी तक तो चैलेंजिंग कंडीशन हमारे साथ बनी नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन फिर भी आगे कुछ बनेगी तो हम ज़रूर बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें हमें गड़बड़ी नहीं करनी है। चलो जी, एड्रेस आपका मोटा मोटा डाल दिया गया है, और इसमें कोई करेक्शन आपको लगता है करना चाहिए तो आप ज़रूर कर देना अपने हिसाब से। इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस? अगर हाँ तो यस पे टिक कर देना, यस करते ही नीचे ऑटोमेटिकली एड्रेस कॉपी हो जाएगा। और अगर आप नो करते हो तो मान के चलना आपको अपना परमानेंट एड्रेस जो है वो डालना है। अब समझ गए? तो मेरा तो देखो सेम है दोनों, तो मैंने यस कर दिया। तो आप नो करके भी डिटेल्स डाल सकते हो। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो है जहां से आप लेन देन करोगे, यूपीएससी के जो भी डॉक्यूमेंट्स आना जाना वो सारी डिटेल यहाँ पर आएंगी। और परमानेंट एड्रेस वो हो गया जहां पर आपका घर परमानेंटली है, समझ गए? तो उस हिसाब से आप फॉर्म फिल करते हुए आगे बढ़ जाना। इज योर फादर्स एड्रेस सेम एज योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस? यस, मेरे पिताजी का तो यही है, तो मैं यस कर दूंगा इसको। फिर नेक्स्ट चलेंगे। फिर अगेन वही माता जी के लिए पूछा जा रहा है, यस, यही अपन कर देंगे। नेक्स्ट एंड रिव्यू, तीनों के एड्रेस आ गए, तीनों के एड्रेस आपसे रिव्यू कराने की बात कर दी, सबमिट कर दो। ऐसे में हम क्या सबमिट करना चाहते हैं, आंसर इज यस, तो हो गया। चलो जी, राइट, चलो आ गया। अब हमने ये यूआरएन वाला काम भी कर दिया था, कॉमन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन पे अब हमें पहुंचना था। अब देखो अपडेट हो गया ना, सेकंड ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलो जी, अब इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं सीधा। इंस्ट्रक्शंस क्या दिया हुआ है देख लो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपने कितनी प्रोफाइल आपकी कंप्लीट कर दी है वो सारा हमारा यहाँ पर लेखा जोखा आ गया है, ठीक है। अब एजुकेशनल प्रोफाइल और इनसे रिलेटेड डिटेल्स हमसे पूछी है, ठीक है, कि आपको जो आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें पर्सनल, पेरेंट्स की प्रोफाइल और ये सारी चीज़ें हमने डाल दी है, ठीक है। आपकी प्रीवियस अटेम्प्ट्स कितने, मतलब प्रीवियस एग्जाम, यूपीएससी एग्जामिनेशन रिलेटेड डिटेल्स हैं वो आपसे पूछी जाएगी। फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड होंगे, ये कई चीज़ें आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर भी बता दिया कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा, एक एक चीज़ देखो। वैसे देखा जाए ना, अगर आप ध्यान से पढ़ करके फिर फॉर्म फिल कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कहाँ पर कोई चैलेंज आएगा। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। हम क्या करते हैं कि बस सामने आया फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया, अरे थोड़ा पढ़ तो लो। इसीलिए तो 20 दिन का टाइम दिया गया है कि आप तैयारी अच्छे से कर लो, और कहीं पर भी इशू आए तो वहीं पर सबमिट करके स्टॉप कर दो। लॉग आउट करने का स्कोप भी तो आपके पास में, लॉग आउट करके फिर वापस तैयार होकर के नए सब मतलब जो जहां रुका था हमारा प्रोसेस वहां से रीस्टार्ट कर लो, क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। बट फिर भी कमेंट्स बहुत आते हैं, सर ये है वो है, चलो कोई नहीं, करते हैं। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से फॉर्म फिल करना है, आपकी डिटेल्स है। प्रोफाइल मॉड्यूल्स टू बी फिल्ड इन, इसमें हमें 10 डिफरेंट मॉड्यूल्स को फिल करना है। इसके अलावा कंप्लीशन स्टेटस, जैसे ही कंप्लीट होगा तो ग्रीन टिक आ जाएगा, जैसा कि हम लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं। फिर आ जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। तो आप ध्यान रखें, अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, और उसकी साइज 50 से 300 KB, और वो भी पीडीएफ फॉर्मेट। डिसेबिलिटी का बेनिफिट आप लेना चाहते हो, पीडीएफ, अगेन वही बात, सर्टिफिकेट 50 से 300 KB। पीडब्ल्यूडी रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट, वही कितना % क्या है आपका, तो उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर सिग्नेचर की बात आए तो वो 20 से 100 KB के बीच। फोटोग्राफ आए तो वो 20 से 100 KB के बीच में। ध्यान रखना है ये जेपीजी फॉर्मेट की ही बात हो रही है, हमें ये गड़बड़ नहीं करनी है कि कहीं पर हम ये कर दें कि भाई जेपीईजी या दूसरे कोई फॉर्मेट में ले, नहीं, हमें जेपीजी फॉर्मेट में ही चीज़ें अपलोड करनी है। इसी तरीके से फोटो आईडी प्रूफ आपका जो मांगा जाएगा वो भी आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जेपीजी फॉर्मेट में 20 से 200 KB में अपलोड करना। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो फाइल्स आप अपलोड करोगे उनके नाम क्या होने चाहिए। आपके जो फोल्डर में आपने सेव कर रखी है ना फाइल, लैपटॉप या फोन में, तो ध्यान रखना ये कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट होगा,
डिसेबिलिटी अंडरस्कोर सर्टिफिकेट होगा, यही स्पेलिंग होगी और यही फॉन्ट साइज होगा और यही आपको लोअर केस में ही करना है सारा काम, ये जरूर ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो ये सारा हो जाएगा, ठीक है। फिर आईडी कार्ड आपका होगा, आईडी कार्ड जब अपलोड करो तो वो अपलोड का ही ये चीज करते रहने हैं हमें, ठीक है। फोटो आपको फोटो का भी जो आपका बनेगा वो फोटो से ही आपको लिखना है, PHOTO स्मॉल में ही। ये हमें थोड़ी चीजें माइन्यूट है, बड़ी कॉमन है, बट ध्यान रखनी है भाई, ठीक है ना। चलो जी, अब इसको नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा एकदम से लॉग आउट हो गया था, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हम थे ही, कोई नहीं, हम रिव्यू कर रहे हैं जो हमने किया है अभी तक, उन्हीं को एक बार कहते हैं ना कि रीवेरीफाई कराया जा रहा है हमसे, ठीक है। अब पूछा जा रहा है आपसे क्वालिफिकेशन लेवल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या आपने किया है भाई। ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट प्लीज ऐड हायर 10+2 NSC ITI और डिप्लोमा बिफोर सेलेक्टिंग अदर क्वालिफिकेशन। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है भाई, हमें ध्यान रखना है। तो शुरुआत आप करिए 10+2 से, ठीक है, अगर आपने 10+2 कर रखा है, 10+2 प्लस ग्रेजुएट, ठीक है। क्वालिफिकेशन लेवल कंप्लीट कर रखा है बिल्कुल। पूछा है फिर कौन सी स्ट्रीम से आपने पास आउट किया है, तो भाई मैंने तो इंजीनियरिंग की थी, आपने क्या किया है वो डाल देना। सेलेक्ट क्वालिफिकेशन पासिंग स्टेट UT फ्रॉम द लिस्ट, कहाँ से आपने अपना ये ये जो कोर्स है वो कंप्लीट किया, वो अपना स्टेट डाल दो। यूनिवर्सिटी क्या है वो डाल दो, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रख लेना है। राजस्थान, ये आ गई मेरी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। कॉलेज नेम, इंस्टीट्यूट की बात करें तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है, GOVT, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मैंने जहाँ से किया वो मैंने डाल दिया, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड, आप ये ध्यान रख लेना भाई कहाँ से कैसे पास आउट किया आपने, उसी तरीके से आपको डालना है। पहले हायर एजुकेशन की डालो आप चीज़ें, ठीक है। इसमें थोड़ा ऐसा हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, राइट। इसको एक बार फिर से हम देखते हैं। सेलेक्ट क्वालिफिकेशन आपकी 10+2, सबसे पहला ऑप्शन ही 10+2 का ही आ रहा है, तो 10+2 सेलेक्ट कर लिया, डन। फिर आपसे पूछा है क्वालिफिकेशन लेवल स्टेटस कंप्लीटिंग, हमने कंप्लीट कर लिया। पासिंग आउट आपने कहाँ से किया है भाई, राजस्थान मेरा स्टेट है वो मैं डाल दूंगा। फिर बोर्ड आपका आ जाएगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, ठीक है। स्कूल का नाम क्या है वो डाल दो आप, ठीक है, वो आपको अपलोड कर देना है। गवर्नमेंट स्कूल थी भाई हमारी, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राइट, ये हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या था आपका, तो भाई मेरा तो PCM था, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इसके अलावा इंग्लिश हिंदी आप डाल सकते हो भाई, ये भी पढ़े थे, ये डाल दिया है। चलो जी, एंटर ऑल योर सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कॉमाज, ठीक है, याद रखना है ये कॉमा ज़रूर लगा देना भाई, प्रॉपरली ये चीज़ बताई है कि आप जो कुछ भी करें उसमें कॉमा ज़रूर लगाएं, जिससे कि एकदम प्रॉपरली काम हो सके, ठीक है। चलो फिर इसमें आपको रोल नंबर डाल देना है, ठीक है, रोल नंबर जो भी आपका हो वो आपको अपडेट कर देना है। फिर डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वही किस दिन आपको डेट इशू वो सर्टिफिकेट इशू किया गया था वो आपको डाल देना है। फिर कितना मार्क्स वाला सिस्टम आपके है या परसेंटेज, तो देखो मेरे परसेंटेज वाला था तो वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, परसेंटेज डाल दूंगा। और मीडियम ऑफ स्ट्रीम ऑफ और कोर्स, किस मीडियम से आपने किया था, तो देखो मेरी पढ़ाई तो स्कूलिंग तो हिंदी से थी, आपकी जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना। ये हो जाए फिर उसके बाद में, ठीक है, फिर रोल नंबर डाल देने हैं, कब आपकी कंप्लीट हो गई थी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन जिसकी हम बात करें, 10+2 की हम डिटेल्स डाल रहे हैं तो उससे रिलेटेड डिटेल्स आ गई। फिर आपको बता देना है परसेंट कितनी बनी और मीडियम क्या था आपका एजुकेशन के टाइम पे, जैसे 10+2 का मैं भर रहा हूँ वैसे। फिर अब ऐड कर दो 10+2 का, आपको ये मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आपने डाल दिया है, इसमें कुछ करेक्शन करना है कर दीजिए। अगर आपको ठीक लगे कि इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है तो इसको प्रीव्यू एंड नेक्स्ट कर दो, ठीक है, और फिर इसको फाइनली सबमिट करने का स्कोप आ गया। यस करते ही ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया, पहला काम कंप्लीट। चलो जी ओके कर दो। फिर अब आप देख लो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
आपसे पूछा गया, एक बार एजुकेशनल प्रोफाइल को हम दोबारा से देखते हैं क्या है इसमें पूरा सीन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा हाँ, ऐड करना था अभी, ये 12वीं के बेसिस पे ही थोड़ा ना फॉर्म फिल कर देंगे। ये हो गया, चलो कोई नहीं। सेलेक्ट वेयर यू कंप्लीट योर एजुकेशन, अगेन वही बात आ रही है, कोई बात नहीं। इंडिया पे आ गई हमारी, एक सबमिट हो गई। अब दूसरी क्वालिफिकेशन अब हमें यहाँ पर डाल देनी है। चलो जी, अब दूसरी क्वालिफिकेशन डालते हैं यहाँ पर सीधा ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन का लेवल क्या है, कंप्लीट कर रखा है भाई। स्ट्रीम एट ग्रेजुएटेड लेवल, क्या आपने स्ट्रीम थी भाई, इंजीनियरिंग थी। सेलेक्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है, सेलेक्ट क्वालिफिकेशन पासिंग स्टेट यूटी, कहाँ से पास आउट किया वो आपको डाल देना है। चलो जी, फिर बोर्ड पूछा है तो आप अपना बोर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी जाएगी क्योंकि ग्रेजुएशन है। फिर आपसे पूछा है स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज नेम, कहाँ से आपने पास आउट किया, तो वो आपको डाल देना है। ठीक है, जो आपका कॉलेज का नाम है। इसके बीच में अगर मान लो आपकी यूँ मानो कि ट्वेल्थ के बाद में आपने कोई डिप्लोमा कुछ किया है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो सीक्वेंस वाइज। मतलब ये कि आपकी पढ़ाई का जो ब्यौरा है उसका पूरा डिटेल आना चाहिए। जैसे कि मानो 2010 में आपने कोई, मतलब 2009 में मानो आपने अपनी क्लास पास आउट की थी, ठीक है, 10th की, तो 2009 के 9 का हो जाएगा। फिर 10 और 11 में आपने क्या किया वो डिटेल्स भी आपकी आएगी। मतलब एक पूरा प्रॉपर सीक्वेंस कवर होना चाहिए, ऐसा नहीं बीच में कोई गैप आ रहा है तो उसका एक अलग लॉजिक आगे बन सकता है। लेकिन हमें हमारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो ग्रेजुएशन मिनिमम होनी चाहिए, वहाँ तक लेके जाना है। टेंथ के बाद में नेक्स्ट स्टेज के बाद में ग्रेजुएशन, समझ गए। तो ये ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि 10th वाले डिप्लोमा कर लेते हैं, डिप्लोमा के बाद में फिर कोर्स में या ग्रेजुएशन कोर्स में एंट्री लेते हैं, तो वो डिप्लोमा के लिए पहले डालें, समझ गए। 10th के बाद में, 10th का तो पहले ले ही लिया था हमसे डिटेल, है ना। अब फिर बाद में आप डिप्लोमा डालोगे फिर ग्रेजुएशन पे जा सकते हो। यहाँ पर क्या है कि आपने टेंथ के बाद में 12th की, तो 12th की डिटेल्स हमने ऑलरेडी डाल ही दी 10+2 की, और अब ग्रेजुएशन की डाल रहे हैं। आपको लगे कि नहीं मैंने 12th नहीं डिप्लोमा किया, तो डिप्लोमा की पहले डाल दो 12th की जगह पे। क्लियर है। तो ये हमें डाउट नहीं रखना है। क्या आपका सर डिग्री था वो आपको बता देना है। क्या आपकी ब्रांच थी, ठीक है, वो आप बता दो, ठीक है ना। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है जी। फिर आपसे पूछा जाएगा रोल नंबर, कि आपने जो डिग्री की है उसका रोल नंबर क्या है। उसके अलावा किस साल में आपने कंप्लीट किया, किस डेट को सर्टिफिकेट इशू हुआ था, वो आप डालो। फिर CGPA परसेंटेज पूछा गया है, वो बताओ। और फिर स्ट्रीम का मीडियम क्या था। मीडियम तो देखो यहाँ पर तो आते आते फिर इंग्लिश मीडियम के हो गए थे भाई, ठीक है जी, ये आप बता दोगे। अब बाकी डिटेल्स हैं वो मैं फिल करता हूँ, आप भी अपनी फिल करो। अब क्या है, ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करने के बाद में फिर अगेन वही प्रोसेस था ऐड करने का। तो ऐड जैसे ही किया तो उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर 10+2 की डिटेल्स भी आ गई मेरी, और यहाँ पर आप देख सकते हो आगे का प्रोसेस जो है वो भी दिखा दिया। अब बीच में आप देखोगे कि 2006 से 2013 के बीच का गैप अब दिख रहा है ना आपको, कि 6 से 13 बीच में क्या किया। तो उसका प्रोसेस सिंपल है कि मैंने डिप्लोमा किया था, तो वो डिप्लोमा से रिलेटेड डिटेल्स है, वो मैं अभी भी ऐड कर सकता हूँ और कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं हाईएस्ट वैसे तो हो गया है प्रॉपर सीक्वेंस में, लेकिन अगर सीक्वेंस वाइज जाएं तो मुझे लगता है ये ग्रेजुएट वाला मुझे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे ऐड करना है, ठीक है, 1 सेकेंड, यस। अब देखो यहाँ पर, ठीक है जी। अब यहाँ पर मुझे डिप्लोमा से रिलेटेड डिटेल डालनी पड़ेगी जिससे कि वो मेरा गैप कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो डिटेल मैं डाल लेता हूँ, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन वाली डाल दूंगे, फिर तीनों हो जाएंगे कंप्लीट, तो फिर उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर 10+2, फिर उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया था, फिर ग्रेजुएशन की, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट कर दी। फिर इसको हम, आप देख सकते हैं, प्रीव्यू एंड नेक्स्ट करके फिर डिटेल्स आगे उनमें कोई डाउट हो तो आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर दो। यहाँ पर करेक्ट है इन्फॉर्मेशन तो यस कर दो। चलिए जी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो है वो भी हमारा डन। अब बात आती है एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस से रिलेटेड। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर यस करिए,
यस करने के बाद में आपसे डिटेल पूछी जाएगी, ठीक है। एंटर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट है आप बताइए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी है ना, मंथली इनकम आपकी क्या है, किस पीरियड से आप काम कर रहे हो, कब तक आपने काम किया है, क्या आप अभी भी काम कर रहे हैं, अगर यस तो फिर उसके बाद में वो नहीं पूछा जाएगा आप कब तक काम किया आपने, लेकिन आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है कुछ तो आप डेफिनेटली मेंशन करें, ऑर्गेनाइजेशन नेम और ये सारी डिटेल्स। अब जैसा कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स देखने को मिलता है कि नहीं, तो मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ, अदरवाइज फिर आपको अपनी सारी डिटेल्स हैं वो मोर और लेस आपको फिल करनी पड़ती हैं, समझ गए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्सपीरियंस और उससे रिलेटेड आपके पास में डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए कि हाँ आपने वो जॉब उस टाइम पे की थी, अदरवाइज नो सेलेक्ट करो, आगे बढ़ो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो डेफिनेटली आपको डिटेल डालनी चाहिए, डालनी ही होंगी, ये ध्यान रखना है। फिर इसको सबमिट कर दो, ठीक है जी, इसको भी सबमिट कर देते हैं, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, चलो जी ये भी सक्सेसफुल हो गया। अब बात आती है अचीवमेंट्स की, आपने कुछ अचीव, ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे एक बार फिर से करेक्ट करने का मौका मिलेगा। जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे तो मेंस से पहले एक बार फिर से इन चीज़ों में आपको स्कोप मिलेगा, या आप अपना जो डिटेल्स हैं अपडेट कर सके, बट स्टिल अभी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फिल करनी है। मैं इसको नो कर देता हूँ, इसमें अगर मेरे पास कुछ अचीवमेंट है तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा कि कौन से प्राइज़, क्या मेडल्स मिले हैं, किन स्पोर्ट्स में मैंने पार्टिसिपेशन दिया है, ठीक है, लीडरशिप का रोल कहाँ प्ले किया है, या फिर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे बता दें। ये मोर और लेस आपको यहाँ पे फिल करना है एज पर योर ओन डिटेल्स, समझ गए। तो ये आपको फिल करके सबमिट कर देना है। चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ, ये हो गया हमारा सक्सेसफुली काम डन। फिर पूछा गया हैव यू एवर अपीयर्ड इन एनी यूपीएससी एग्जामिनेशन सो फार इन प्रीवियस ईयर, आपने प्रीलिम्स मेंस कभी भी पीछे दिया है तो यस आप कर सकते हैं। कोई सा भी यूपीएससी का एग्जाम, कोई भी यूपीएससी एग्जाम की बात हो रही है, सीएससी की बात नहीं हो रही, दूसरे भी एग्जाम्स हैं, आप उसको यस करके फिर उससे रिलेटेड आपको डिटेल पूछी जाएंगी, वो डिटेल्स आपको फिल कर देनी है कि भाई इस तरीके से हमने इस सीडीएस के लिए गए थे, सीएपीएफ के लिए गए थे, जो भी आपने सिविल मेंस दिया, प्रीलिम्स दिया, वो आपको एक एक डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। और अगर नहीं तो सिंपल सा नो करना है और आगे बढ़ जाना है, समझ गए। नो किया हुआ है तो आपको डिपार्टमेंट की डिटेल और वो भी टेंशन आपकी आएगी नहीं। हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाय यूपीएससी फॉर एनी, मान लो पीछे कोई गड़बड़ आपने की हो कोई एग्जाम में, उस टाइम पर यूपीएससी के द्वारा कोई एक्शन लिया गया हो आपके अगेंस्ट में, अगर हाँ तो अगेन आपको डिटेल देनी पड़ेगी इससे संबंधित कि कब और कैसे, और नहीं तो फिर कोई टेंशन है ही, नो करो, सबमिट करो, आगे बढ़ो। चलो जी सबमिट कर दिया, इसको भी हम आगे करते हैं। चलो फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेज, दैट इज रिलेटेड टू फोटो एंड सिग्नेचर। देखो फोटो और सिग्नेचर की बात है, अपलोड फोटो, एक तो ये ऑप्शन है आपके पास में अपलोड कर सकते हैं कि क्या आपकी वो फोटो की गाइडलाइंस है, वो ध्यान से समझ लो। 20 से 200 केबी की फाइल फॉर्मेट होगा, ठीक है। फाइल नेम जो होगा, ध्यान रखना ना, फाइल का जो नाम रखोगे फोटो का वो फोटो ही होना चाहिए स्मॉल लेटर्स में, है ना। और फेस कवर आपका 75% से 3/4 आपका एरिया कवर हो जाना चाहिए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो ये गाइडलाइंस दी हुई है, इन पे देखो। अब आप देखो कि मैक्सिमम आपको फेस को ही कवर करवाना है, जिससे कि आपका जो फोटो ऑथेंटिकेशन और ये होगा ना एग्जाम में एंट्री के टाइम पे, वो आप प्रॉपरली करा पाए, समझ गए। इसके अलावा ये देखो, ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, इसमें पूरा नहीं आ रहा, इसमें आपने कैप लगा दी, ये ब्लर आ रही है, ये उल्टी लगा दी, ये आपकी ब्राइटनेस वीक जा रही है, साइड फोटो, ऐसा नहीं, आपको एकदम प्रॉपरली फोटो तैयार करनी है, ठीक है। ये देखो, ये भी रिजेक्टेड है, ये भी रिजेक्टेड है, एक्सेप्टेड, ये मैक्सिमम, ये आपकी जूम होनी चाहिए, मतलब आपका चेहरा प्रॉपरली कट दिखना चाहिए, है ना। शोल्डर्स और ये दिखाने की जरूरत नहीं है, बट चेहरा भी कटा हुआ भी नहीं होना चाहिए, इतना जूम आप ना कर लें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ थी, ओके। अब आपको अपनी फ़ोटो यहाँ से, मतलब एक तरीके से आपका हो कि पिक करवानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, ये आपकी कंडीशनैलिटीज़ आ ही गई। चलो जी, ओके, आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर आपकी फ़ोटो जहाँ पर है वो फ़ोटो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं फ़ोटो डाल रहा हूँ, ये हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि यार इसमें तो आप सर जो बोल रहे थे वो चीज़ दिख ही नहीं रही। देखो आपको अपनी फ़ोटो का अपने हिसाब से, देखो ये नाम को लेकर के ऑब्जेक्शन कर दिया सबसे पहले तो मुझे नाम ठीक करना पड़ेगा, सबसे पहला काम मुझे नाम ठीक करना पड़ेगा, फ़ोटो को फ़ोटो लिखना पड़ेगा, गेटिंग माई पॉइंट। चलो ठीक है, वो कर देते हैं हम पहले, ओके जी। अब फोटो अपलोड करनी है तो फोटो को आपकी रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, 20 से 200 केबी के बीच साइज होनी चाहिए, फोटो का नाम फोटो ही होना चाहिए, और 3/4 एरिया में चेहरा आना चाहिए, समझ गए।
अगेन वही डायलॉग बॉक्स आ गया, कोई बात नहीं, इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, डन। फिर हम चलते हैं, ये देखो फ़ोटो का नाम मैंने फ़ोटो ही रखा है। अब ये फ़ोटो है ना जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये मोर और लेस रिजेक्ट होने का पूरा स्कोप है, ठीक है। बट स्टिल चांसेस है कि 3/4 एरिया में मेरा चेहरा चेहरा आ रहा है, तो ठीक है, चल जाएगा ये। बाकी आप ध्यान रखें कि फ़ोटो में अगर आप चश्मा पहन के जा रहे हो तो चश्मा ही आपके साथ होना चाहिए, राइट। और अगर नहीं है तो बात अलग है, और वो आपको ध्यान है ही, जो डिटेल्स आपकी नोटिफिकेशन में आपको ऑलरेडी दी हुई है। तो आप इनको कर दो अपलोड, कर दिया इसको अपलोड। फिर बोला जा रहा है कि कैप्चर लाइव फ़ोटो आपको कैप्चर करनी है, इसी डिवाइस से करनी है, लैपटॉप से या फ़ोन जो भी यूज़ कर रहे हो तो आप करिए, अदरवाइज़ फ़ोन से आप कैप्चर कर सकते हो, कोई नहीं। अब देखो वो स्टेज आ गई है जहां पर सबसे ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी कि क्या करें, किस तरीके से करें। देखो सिंपल सा तरीका है, जो हमारे पास में इंस्ट्रक्शन दी हुई है ना उनको फॉलो करना है। एक तो क्या है, फ़ोटो हमें अपलोड करना है, ठीक है। दूसरा ये है कि लाइव हमें फ़ोटो कैप्चर करनी है, और तीसरा है ट्रिपल सिग्नेचर को हमें अपडेट करना है। अब क्या है इसका प्रोसेस वो देखो। सबसे पहले तो आपके पास में लैपटॉप में या जो भी आपका डिवाइस है उसमें आपकी कोई ना कोई फ़ोटो होगी, या फ़ोटो आप खींच लीजिए, ठीक है। और उसमें फिर आपको ध्यान रखना है क्या चीज़ें हैं। 20 KB से 200 KB तक की वो फ़ोटो हो सकती है, फॉर्मेट सिर्फ JPG होगा। नंबर 2, फाइल का नाम जो होगा वो फ़ोटो ही होगा, ध्यान रखना। और तीसरा, फेस जो है उस फोटो के अंदर 75 to 3/4 तक, आप 75% तक आपका कवर होना चाहिए उस फोटो का। और आप देखो यहां पर, आप उस टाइम पर कैमरा की तरफ देखते हुए फोटो खिंचवाए। ये आपका हो गया क्लियर। अब क्या करना है, सिंपल सा, हमें हमारे पास में जो फोटो है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं मेरी खुद की फोटो कौन सी है, वो आप देखोगे तो समझ में आएगा। ये देखिए, ये है फोटो, ठीक है। अब इस फोटो में शक्ल पे मत जाना, ठीक है, वैसे देखो आप, राइट। सो पॉइंट इज कि ये फोटो है। अब इसमें आराम से, पहले ये फोटो थोड़ी सी और ज्यादा बड़ी थी, चेहरा छोटा था, बट इसको क्रॉप करके और सेटल किया गया तो ओवरऑल 3/4 एरिया कवर करने लग गया। फिर इसमें कंडीशन क्या आ रही थी कि 20 से 200 KB की रेंज में ही हमारी ये फोटो होनी चाहिए। तो फोटो को फिर मैंने कंप्रेस किया। कंप्रेस करने का सिंपल तरीका, आप जाओ गूगल करो कंप्रेस जेपीजी फाइल, इतना सा करना है। अच्छा, फोटो सेव हमें करनी है जेपीजी फॉर्मेट में। मान लो कोई और फॉर्मेट में है तो आप गूगल पे जाके कन्वर्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। फिर उसके बाद में आपको यहां से कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस या मोबाइल, जिससे भी आप कैप्चर करना चाहो, लाइव फोटो होगी, उसमें आपको कैमरा की तरफ देखना है। वहां पर भी क्रॉप करने का आपके पास में स्कोप रहता है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपडेट करना आपको ट्रिपल सिग्नेचर, ये सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा था। तो इसके लिए क्या करना है, ये देखो यहां पे लिखा हुआ ना, क्लिक डाउनलोड ट्रिपल सिग्नेचर फॉर्मेट, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। आप इस पे जैसे क्लिक करोगे ये फॉर्मेट आपका डाउनलोड हो गया, और इसको ओपन करके आप देखोगे ना, तब आपको दिखेगा 1 2 3 ऐसे करके आपके पास में एक ही सिग्नेचर को 3 बार कॉपी पेस्ट करके सेटल करना। वो कैसे किया जाए, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा तरीका है। आप अपने डाउनलोड्स में गए, डाउनलोड्स में जहां पर ये फाइल डाउनलोड हुई थी वो हम ओपन कर लेते हैं, जैसे सिग्नेचर के नाम से हुई थी। तो इसको हम एक बार के लिए ओपन करेंगे। यहां पर तो हमने देख ही लिया था, हम इसको ओपन करेंगे पेंट में जाकर के। किस में करेंगे, ध्यान रखना, पेंट में जाकर के। ये ओपन विद में जाइए, और पेंट ये हमारा यहां पे आ गया। पेंट में ओपन कर लिया इसको, चलो ठीक है। फिर आपके खुद के जो सिग्नेचर है इसको आप प्रॉपर्ली सेट कर लो, जिससे कि तीनों के तीनों फिगर्स 1 2 3 आपको प्रॉपर्ली एक ही फ्रेम में दिख जाए। दिख रहा है अब आपको आराम से 1 2 3, कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। अब इसको मिनिमाइज कर देंगे या फिर साइड में चलो, और आपके खुद के जो सिग्नेचर हैं वो आपको देखने हैं, समझ गए। आपने जैसे मैंने फोटो मतलब एक सिग्नेचर के फॉर्म में डेवलप किया था, ये इतना क्लियर नहीं दिख रहा बट ये एक्सेप्ट होगा, देखना आप कैसे। ये हो गया, मतलब देखने में समझ में आ रहा है कि साइन है ये, ठीक है। इस फाइल को भी हमें पेंट में ही ओपन कर लेना है, राइट। इस फाइल को भी हमें ओपन विद जाकर के और पेंट में ही ओपन कर लेना है। पेंट में जैसे ही आप गए वहां पर आपको इसको भी वैसे ही सेट कर लो आराम से, थोड़ा जूम आउट करके, और फिर क्रॉप कर लो यहां से जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। मोर और लेस आपका सिग्नेचर एक कहते हैं ना कि लैंडस्केप फॉर्मेट में आपका कवर हो जाए, ठीक है। ये कर लिया, इसको फिर आप Ctrl+C कर दो। Ctrl+C का मतलब आपने कॉपी कर दिया, चलो बहुत बढ़िया। अब आप आ जाओ जो पेंट की हमारी दूसरी वाली फाइल थी ना, जिसमें हमारे सिग्नेचर हमें तैयार करने, वहां पर आकर के इसको पेस्ट कर दो। तो ये आ गया यहां पर।
अब क्या करना है, इसको हमें थोड़ा सा स्मॉल साइज इसकी थोड़ी सी रिड्यूस कर देनी है। पहला काम हो गया ये। चलो जी, एक सिग्नेचर, इसको कंट्रोल सी कर दो, इसी को सेलेक्टेड करो और कंट्रोल वी कर दो, सेम चीज आ जाएगी। उठा करके और यहां पर कर दो आप नीचे ला करके। चलो जी, हो गया। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वैसे तो वी कर देते तो भी बात बन जाती, कोई इश्यू है नहीं। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिए। तीनों सिग्नेचर्स आपको एकदम प्रॉपर लेवल पे लाके और छोड़ दो, हो गया ये। अब इसको फाइल में जाओ और यहां से कर दो सेव एज। सेव एज में आपको जेपीईजी पे सेलेक्ट करना है, ध्यान रखना जाना जेपीजी पे है, पर जेपीईजी का ही ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, या फिर मैं इसको अदर फॉर्मेट पे भी जाके कर सकता हूं। अदर फॉर्मेट पे गया, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहां पर मुझे देखना है क्या जेपीजी फॉर्मेट दिख रहा है। तो आप देखो यहां पे ध्यान से कि जेपीजी फॉर्मेट को आप डॉट जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और जो सिग्नेचर है उसके आगे मैंने लगा दिया डॉट जेपीजी। अब ये जैसे लगा करके मैं सेव करूंगा, मेरी फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। अब क्या बोल रहा है कि ऑलरेडी आपकी फाइल बनी हुई है, कोई बात नहीं, उसको हम रिप्लेस करा देते हैं, हो गया काम। अब हम आते हैं हमारे वापस पोर्टल पे। पोर्टल पे क्या रिक्वायरमेंट है, 20 से 100 केबी के अंदर ही ये फाइल होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो अब आप वहां पर आपने जहां फाइल सेव की है उसको जाकर के देखो क्या वो 20 से 100 केबी के अंदर ही आ रही है क्या। यहां पर ये हमने तैयार किए हैं सिग्नेचर, एक बार इसको ओपन करें। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। ये तो हमारा डाउनलोड किया था वो ही है, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं डाउनलोड्स को। चलो जी, हाँ ये मैंने एक्सपोर्ट किया था एक्चुअली, सही मायने में देखा जाए तो वहाँ पे हम इनको सबको एक बार मिनिमाइज कर देते हैं। यस, ये देखो सिग्नेचर, ये सिग्नेचर यहाँ पे आ गए। अब एक बार देख लेते हैं कि ये क्या साइज आ रही है इस फाइल की। फाइल की साइज आ रही है 216 केबी, चाहिए कितनी हमें, 100 केबी से नीचे। अब क्या करना है, गूगल पे जाओ, टाइप करो कंप्रेस जेपीजी फाइल, और ये फाइल आप देखो जेपीजी ही आ रही है, ध्यान से देख पा रहे हो अगर फाइल की डिटेल। तो यहां से इस फाइल को अपलोड करो और कंप्रेस करके 100 केबी के अंदर लेकर के आ जाओ, और फिर जैसे ही यहां पर आप अपलोड करोगे एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी फाइल, आपको 1% ही परेशानी नहीं आएगी। और ये काम मैंने किया है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी, फिर सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर दो। जैसे ही सेव एंड सबमिट पे करोगे तो नेक्स्ट स्टेज के लिए आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा। नेक्स्ट स्टेज पे आप ओके कर दो, ठीक है। सेव एंड सबमिट का हमारा हो गया, और फिर अब नेक्स्ट स्टेज की तरफ हम मूव करते हैं। ये लो जी, ये हो गया, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा हो गया यहाँ पे। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे स्टार्टिंग स्टेज पे, जहां से हमने हमारा ये हो गया, हमारा मोटा मोटा जो मेजर रिक्वायरमेंट थी इनपुट्स की वो हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब हम आ गए एग्जाम वाला जो 4th स्टेज था ना उस पे, और वहां पर हम पहुंच गए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। अप्लाई करना है, मेजर काम है हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको लगे कुछ देखना है, कुछ करेक्शन की स्कोप है, तो आप यहां पर एक बार देख सकते हैं। ये चीजें हैं व्यू करने की, कैंडिडेट आइडेंटिटी, मैट्रिकुलेशन बोर्ड आईडी, आधार कार्ड आईडी, और ये सारी चीजें। अदरवाइज आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने मोटा मोटा यूटीआर का जो प्रोसेस था हमारा, ठीक है ना, उसमें हमने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी बहुत कुछ, यूआरएन जो नंबर था हमारा, यूटीआर क्या, यूआरएन नंबर जो हमने जनरेट किया था उसमें हमारी डिटेल्स ऑलरेडी डाल दी है। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में हमारी बेसिक जो डिटेल्स हैं वो आ गई। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जो रिक्वायरमेंट है वो हमने डाल दी। फिर उसके बाद में फोटोग्राफ, सिग्नेचर और ये भी हमने अपलोड कर दिए। अब हमें क्लिक कर देना है कि हाँ जी जो बातें हमने कही एकदम परफेक्ट है। अब हमें अगर लगे कि करेक्शन करने का कोई स्कोप या कुछ है तो आप एक काम कर लो, इसको व्यू कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो अपने फॉर्म को कि कहाँ पर कोई क्या आपने चीज़ें डिटेल फॉर्म फिल किया है, कहीं पे कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर है तो एडिट पे जाके आप कर सकते हो। अब देखो एक एक चीज़ें आप खुद देख सकते हो कि ये सिग्नेचर जो बताया था वो अपलोड हो गया आराम से। फोटो भी आप देख सकते हो इजीली, आसानी से अपलोड हो गई। इसको कर दो क्लोज। क्लोज करके फिर बाद में अपने यहाँ पर एक्सेप्ट कर ही लिया कि हाँ जी ये चीज़ हमारे लिए एकदम डन है, और इसके अलावा कुछ और चीज़ बच रही है तो वो हम थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है। शुरू में देखो, कैंडिडेट मस्ट व्यू ऑल सब फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड लॉक द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड। इसका मतलब जो भी आपने डिटेल्स डाली है उन सबको एक एक बार व्यू करना है।
इसका मतलब चेक कर लेना है कि कहीं पे कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। देखो ऊपर वाले में तो हमें करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मोरलेस वो स्टेबिलिटी वाली चीज़ें हैं, स्टेबल हैं। फिर बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं ज़रूरत है तो क्लोज करते जाओ, देखते जाओ और वेरीफाई करते चले जाइए। ये सारा मोटा मोटा मैंने चेक कर लिया, ठीक है ना। आप देख लो कि हाँ भाई मेरी डिटेल्स हैं, उनमें कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा। इन सब को आपको एक एक करके देखना है और क्लोज करते जाना है। एडिट करने की जरूरत हो तो एडिट कर दो। अब ये जितने भी हमारी डिटेल्स थी उनको आपको व्यू कर लेना है। ध्यान रखना है एडिट करने का स्कोप, ये तीन जो ऑप्शन है ऊपर वाले यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन वाले, इनमें तो होगा नहीं, बाकियों में सब में आपके ऑप्शन आ जाएगा आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो। अगर सब कुछ ठीक है, व्यू कर लिया, क्लोज कर दिया, अब हमें इसको लॉक कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म को। चलो ठीक है, इसको एग्री कर देते हैं। इस तरीके से ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म मोर और लेस सक्सेसफुली लॉक हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है, एग्जामिनेशन क्या है। सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। चलो जी, फर्स्ट स्टेज पे योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल ऑलरेडी पास द डिग्री। अब यहां पर अपीयरिंग वाले भी डाल सकते हैं और पास वाले भी डाल सकते हैं। फर्क इतना सही है कि जब आप मेंस लिख रहे होंगे ना, तब आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। खत्म बात, इतना सा लॉजिक आपको समझ लेना है। बाकी मेरा ऑलरेडी पास्ड है तो मैं ऑलरेडी पास पे क्लिक करूंगा। ठीक, कहाँ से पास आउट किया, किस में किया है, वो डिटेल्स यहाँ पर एक बार फिर से मांगी जा रही है, तो वो फिल अपने को करनी है ही। ठीक है, यहाँ से पूछा जा रहा है कि भाई सेलेक्ट फॉर विच एग्जामिनेशन वुड यू लाइक टू बी कंसिडर्ड, किस में जाओ, सिविल सर्विस या दोनों में या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो सिविल सर्विसेज आपकी प्रेफरेंस हो या जो भी आप डाल सकते हो। हैव यू रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द रूल्स एंड नोटिफिकेशन एज पर द एग्जामिनेशन रूल्स, आपने पढ़े बिल्कुल, एग्जामिनेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन जो आया है वो मोर और लेस हमने देख लिया। ठीक है, वो क्या था जिसमें आपको अपडेट्स मिल चुके होंगे कि आप ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट हो तो आपके लिए कितनी लिमिट्स आपके ऊपर लगा दी गई है। आईएएस आईएफएस जो सेगमेंट में ऑलरेडी सेलेक्टेड है उन लोगों को तो रिजाइन करके ही दोबारा से अटेम्प्ट लेने का मौका मिलता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, फिर देखो, डू यू मीट द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर द रूल्स ऑफ, बिल्कुल क्वालिफिकेशन आपको यस करनी है। फिर डिग्री सर्टिफिकेट नंबर, एनरोलमेंट रोल नंबर, जो भी आपका डिग्री सर्टिफिकेट है वहाँ पर आपका रोल नंबर क्या है वो आपको डाल देना है। फिर आपका पूछा गया है डेट ऑफ इशू, वही अगेन रिपीट हो रही है चीज़ें। ठीक है, मार्क्स कितने आए आपके ग्रेजुएशन में, क्लास डिवीज़न है वो पूछ लिया, कॉलेज का नाम पूछ लिया, एंटर योर कॉलेज नेम। ठीक है, यूनिवर्सिटी नेम, डेजिग्नेशन इशू, किस अथॉरिटी ने ये आपकी डिग्री इशू की थी वो आपकी डिग्री सर्टिफिकेट पे मेंशन रहता है। ठीक है, वाइस चांसलर या जो भी होंगे उनका वो डिग्निटी आपको डाल देनी है। अथॉरिटी जहाँ से आपको सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो एड्रेस, और आपको बैचलर्स की डिग्री यहाँ पर अपलोड करनी है। ये ध्यान रखने वाली बात है, समझ गए। अब इस पर्टिकुलर स्टेज पर आपको अपनी डिटेल्स डाल देनी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, क्या आपने ऑलरेडी पास कर दिया है, क्या आपकी डिग्री है उससे रिलेटेड। वो डिटेल्स आप जैसे ही अपलोड करोगे, ठीक है, तो उसके बाद में आपसे यहाँ पर आपकी बैचलर डिग्री या सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करने के लिए बोलेगा। वो अपलोड करने के लिए आपको पहले अपनी तैयारी कर लेनी। जो आपकी डिग्री सर्टिफिकेट है ना, उसका पीडीएफ फॉर्म आपके पास होना चाहिए और उसकी साइज़ होनी चाहिए 50 KB से 300 KB के बीच में, इससे न कम न ज़्यादा। वो तैयार करके, और उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट का जो डॉक्यूमेंट फाइल होगी ना, उसका नाम भी आपको ये रखना है जो मैंने हाईलाइट कर दिया, सेम स्पेलिंग, अंडरस्कोर और स्मॉल लेटर्स में, ये सब करके और फिर आप अपलोड कर देंगे, तब जाके आपका डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। और फिर आप प्रीव्यू कर सकते हो इस पर्टिकुलर, आपने कौन सा जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कोई फॉरेन डिग्री इंस्टीट्यूशन आपके पास में, मतलब फॉरेन डिग्री इंस्टीट्यूशन एजुकेशन है तो आप वहाँ से ले लो, अगर है तो हाँ, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर आप, सीधी बात है, आपको अगेन कोई चीज़ें, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म डाला है उसमें कोई डाउट है तो आप अनलॉक कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट करो, रिव्यू करो और फिल करा के आगे निकल लो। ठीक है, जो भी हमने सबमिट किया वो डिटेल्स यहाँ पे आ गई सारी की सारी A to Z। फिर आप इसको नेक्स्ट एंड सबमिट कर सकते हो, यस कर दो। यस करते ही सक्सेसफुल हो गया। चलिए जी, ये स्टेज भी हमारा क्लियर हो गया। अब आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हेल्ड इन अर्लियर ईयर्स। आपने कितनी बार ऑलरेडी दिया हुआ है अटेम्प्ट,
वो आप बता सकते हो, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार भी आपने दिया है वो आप यहाँ पे बता दो और फिर आगे कर दो। जैसे कि मैंने प्रीवियसली, वैसे देखा जाए तो हमने प्रीवियसली जो डाला था वही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 0 डाला था, तो 0 के हिसाब से आपने 1 2 3 अटैम्प्ट कुछ दिए हैं तो उनकी डिटेल आपसे पहले मांग ली गई थी, तो और उसके हिसाब से अपने आप ही अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ से आगे निकल जाइए, ठीक है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए हमने अप्लाई कर दिया। ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते टाइम पे कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन हमें बिल्कुल नहीं देनी है, ठीक है। फिर पूछा गया है लैंग्वेज मीडियम फॉर एग्जामिनेशन पेपर 1st to 5th, भाई किस मीडियम में आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना मीडियम डिसाइड कर लेना, इंग्लिश मीडियम देना है, हिंदी मीडियम देना है, वो आप डिसाइड करके और मेंशन कर दो। फिर ऑप्शनल पेपर के लिए भी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, आप अगर मीडियम चेंज करना चाहो ऑप्शनल के लिए तो वो कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, तो वो आप आराम से कर सकते हो। अच्छा, ऑप्शनल का सब्जेक्ट पूछा है पहले, तो खैर अपने से सब्जेक्ट आप बता दीजिए, ठीक है, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो, ठीक है। लैंग्वेज मीडियम फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसका मीडियम भी आप अपने हिसाब से दूसरा ले सकते हैं। मानो कि आपने जीएस पेपर के जो आंसर राइटिंग की थी वो इंग्लिश में की है, ऑप्शनल की तैयारी आपकी हिंदी में अच्छी है तो आप हिंदी में जा सकते हो, दूसरे मीडियम में जो भी आपको सूटेबल लगे आप आराम सेलेक्ट कर, वैसे तो इंग्लिश ही जाएगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है बाय द वे, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश हमने ऑप्ट कर लिया तो इंग्लिश ही यहाँ पे आएगा। और दूसरा, अगर प्लीज़ नोट दैट एग्जाम्पशन फ्रॉम अपीयरिंग इन इंडियन लैंग्वेज पेपर ए इज़ अलाउड ओनली टू फॉर द कैंडिडेट हेलिंग, अच्छा नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए एप्लीकेबल है, बाकी वही इंग्लिश अपना सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे और ना ही यहाँ पर ऑप्शन आएगा, चलो जी कोई बात नहीं। ये एक चीज़ यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना, आप ऑप्शनल भी अपनी उसी मीडियम लैंग्वेज मीडियम में दोगे जिसमें आपने अपने जनरल स्टडीज़ के दिए। डू यू हेल्प फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, अगर हाँ तो अकॉर्डिंगली जाइए, नहीं तो ना कर दो इसको। फिर आता है लैंग्वेज फॉर पेपर ए, जो आपकी एक लैंग्वेज आपको ऑप्ट करनी होती है वो, तो आप अटैम्प्ट कर सकते हो हिंदी या फिर दूसरी जो हमारी 22nd जो टोटल 22 जो लैंग्वेजेज हैं उनमें से आप ऑप्ट कर सकते हो जो हमारी 8th शेड्यूल में मैंशनड है। पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आपको मेंशन, अभी ये मोरलेस देखो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे ली जाती थी पर अभी लेना शुरू कर दिया तो करना है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी जो भी आपके लिए मीडियम कंफर्टेबल हो वो डाल सकते हो। सेंटर फॉर मेंस एग्जाम के लिए आप कहाँ जाना चाहते हो, तो भाई मैं तो मेरे नियर बाई देखूंगा, राइट, आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस देख सकते हैं, राइट। तो सर्विस प्रेफरेंसेस है वो अपने हिसाब से आप ऑप्ट कर सकते हो। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आपको सिविल सर्विसेज का जो रूल है उनको फॉलो करते हुए ऑप्ट करना है कि हाँ भाई किसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते, ठीक है ना। तो ऑर्डर जो होगा वो प्रॉपर आपको देखना है। द सर्विस विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑप्टेड हैव बीन शोन एज नॉट ऑप्टेड। अब यहाँ पर आईएएस है तो आप यहाँ पर प्रेफरेंस क्या देना चाहते हो, फर्स्ट प्रेफरेंस तो दे दीजिए। क्या आईएफओएस, कुछ जने हैं जाना चाहते हैं कुछ नहीं जाना चाहते तो नॉट ऑप्ट कर दो। फिर आईपीएस के लिए जा सकते हो। इस तरीके से आपको प्रेफरेंसेस देनी है और देनी सब में है, ये ध्यान रख लेना। हमें ये गड़बड़ नहीं करनी है कि इसमें मतलब मैं इसमें तो जाना ही नहीं चाहता छोड़ रहा हूँ, नहीं, आप जरूर दो अपनी, ठीक है ना। आईआरएस के हिसाब से जा सकते हो, रेवेन्यू सर्विसेज में जाना है, ठीक है, रेवेन्यू सर्विसेज में 2 है अपने पास में, वो आप दे सकते हो अपनी प्रेफरेंस में, रेलवे सर्विसेज में। इस तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंसेस कंप्लीट देनी ही है, छोड़ना नहीं है, राइट। क्योंकि सीधी बात है, पहली प्रायोरिटी आपके पास में होनी चाहिए कि एक जॉब तो मिले। हाँ, आपके पास में ऑलरेडी जॉब ठीक ठाक है और कंडीशन आपके ऊपर ऑलरेडी लगा दी गई है कि मान लो आप आईएएस आईएफओएस हैं, फॉरेन सर्वेंट है, तो ऐसी केस में तो आप एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते, आपको रिज़ाइन करके ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है, यूपीएससी सीएससी का। और आईपीएस के अलावा जो ग्रुप ए की एग्जाम्स है, देखो यहाँ पर ग्रुप ए में कौन कौन सी है, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज, सिविल अकाउंट्स सर्विसेज, कॉरपोरेट, और ऐसे करके टोटल 15 हैं ग्रुप ए जिन पे लिखा हुआ है। इनमें भी आप सेलेक्टेड हो इंक्लूडिंग आईपीएस ऑफिसर, तो आपको एक अटेम्प्ट और दिया जाएगा अगर आप सर्विस में रहते हुए अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो। उसके लिए भी आपको पहले तो आपको जो फाउंडेशन कोर्स है लबासना में वहां पर एनरोल तो करना पड़ेगा, प्लस में आपको अपनी अथॉरिटी से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा ट्रेनिंग के टाइम पे जो चल रही है उनसे कि भाई हम एग्जाम देना चाहते हैं, और एक अटेम्प्ट आपको दिया जाएगा। और उसमें अगर कुछ अपग्रेड होने का स्कोप दिख गया तो ओके, अदरवाइज फिर आपको कोई आगे स्कोप नहीं मिलेगा। और ये चीज़ करने की मजबूरी या ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो फिर अपने हिसाब से बार बार
रीसेलेक्ट होते चले जाते हैं, और जो नए कैंडिडेट्स उनको मौका ही नहीं मिलता, और रही सही में जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी ट्रेनिंग बीच में अटक जाती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पर भी बड़ा इंपैक्ट आता है। तो आप अपनी प्रेफरेंस अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप आईएएस पहले ले लो, फिर उसके बाद में आईएफओएस के लिए भी जा सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप प्रेफरेंस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, उसमें कोई आपको लोड लेने की ज़रूरत है ही नहीं। पर भरते टाइम पे थोड़ा ध्यान से, थोड़ा रिसर्च करके फिर आप करिए, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो प्रेफरेंस गलत लग रही है, तो आप क्लियर कर दो, क्लियर करके रीस्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें करना तरीके से है, समझ गए। आपको जो ठीक लगे अकॉर्डिंगली आप जाइए। कोई प्रेफरेंस फर्स्ट किसकी दे देता है, कोई मतलब चेंज करते रहता है ना। अब आप देखो यहाँ पर आईपीएस की थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, आपको चेंज करना है, नहीं जी आईपीएस की तो मुझे सेकंड करनी है, तो आप सेकंड कर लीजिए। यहाँ पे आईएफएस की थर्ड करनी है, थर्ड कर लीजिए। ऐसे करके आप अपनी चॉइसेस कंप्लीट फिल करेंगे, ये ध्यान रखें, समझ गए। इसमें हमें लापरवाही नहीं करनी है। पता पड़े कि इससे हमने बिना सोचे समझे एक्शन लिया तो फिर आउटकम अच्छा नहीं होगा, ध्यान रखना। तो हमें थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे काम करना है। हाँ, आपको आगे भी प्रेफरेंस चेंज करने का मौका मिलेगा, ये बात और ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अपने हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंसेस डाल दीजिए नेक्स्ट, और अपने हिसाब से। अच्छा, इसमें पूछा है कि भाई सारी फिल करो आप, ठीक है जी, सारी फिल कर देते हैं। मैं एक बार रैंडमली मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपनी प्रेफरेंसेस को एक पेपर पे लिख करके फिर करना, समझ गए, जिससे कि आपको कोई चैलेंज ना आए। मैं एक बार कर देता हूँ इन सबको, ठीक है। तो अपनी प्रेफरेंसेस को हमें सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के लिए बोला है कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। यस, हमने पढ़ लिया। जिस तरीके से हमने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपडेट देखा है नोटिफिकेशन में कि भाई जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स उनको थोड़ा ध्यान से जानना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में प्रेफरेंसेस हमने पिक कर दी हमारी, और फिर इसको सबमिट करने के लिए ये कर दिया, रिव्यू कर देंगे यहाँ से। फिर यहाँ से आप सबमिट कर दो, यस कर दीजिए। यस करते ही चलो जी, हमारी प्रेफरेंस का भी काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, प्लेस ऑफ बर्थ, और इनसे रिलेटेड डिटेल्स हमसे पूछिए। प्लेस ऑफ बर्थ विलेज है, ठीक है, आपका जो भी है वो आप फिल कर दीजिए। प्लेस वेयर यू हैड मोस्ट ऑफ योर स्कूल एजुकेशन, ये भी हमारा तो भाई विलेज ही रहा है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस आफ्टर कंप्लीटिंग हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में थोड़ा सा हम स्टेट कैपिटल की तरफ मूव कर गए थे भाई, ठीक है। प्लेस ऑफ स्टे ऑफ फादर और गार्जियन ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर्स, फादर और गार्डियन की भी पिछले 15 साल की तो मोर और लेस हम तो देखो यहीं पे स्टेट कैपिटल में रहे, अकॉर्डिंगली हम डाल देंगे। फिर पूछा है अर्बन एरिया की डेफिनेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये है, तो आप किस एरिया में जाएंगे। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ योर प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, प्लेस ऑफ कॉलेज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, योर फादर गार्जियंस प्लेस ऑफ स्टे, डू यू कंसिडर योर बैकग्राउंड एज रूरल और अर्बन एज पर द डेफिनेशन। देखो, अगर हम इन चीज़ों में अगर ज़्यादा अटेंशन पे करें, ठीक है ना, तब तो मोर और लेस ये मेरा रूरल वाले में चला जाएगा। क्योंकि देखो, प्लेस ऑफ बर्थ को कंसिडर करो, गांव से हूँ, स्कूलिंग में मेरी वही हुई, और प्लेस ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट मेरा फिर भी शहर में हो गया। तो आप इसमें अपनी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं बताऊं कि गांव में मेरी पढ़ाई कहाँ पे हुई है, प्लेस ऑफ बर्थ विलेज रहा है, स्कूल एजुकेशन विलेज में रही है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस आफ्टर कंप्लीटिंग हायर एजुकेशन, तो मोर और लेस इस हिसाब से मैं अर्बन में भी जा सकता हूँ। दोनों है मेरे लिए ऑप्शन, ठीक है ना। तो देखा जाए तो क्योंकि स्टेट कैपिटल में ही रहे हैं तो डेफिनेशन तो पूरी हो रही है इधर से, ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी रिक्वायरमेंट को फिल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि पिछले 15-20 सालों से अगर मैं शहर में रह रहा हूँ तो फिर अब रूरल वाला स्कोप बचा नहीं है। फिर एजुकेशन पार्ट पर्टिकुलर्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल लेवल, देखो हिंदी था। मीडियम इंस्ट्रक्शन एट कॉलेज लेवल, इंग्लिश था। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन अटेंडेड एट स्कूल लेवल, भाई गवर्नमेंट स्कूल था, ठीक है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन अटेंडेड एट कॉलेज लेवल, ये भी गवर्नमेंट था। चलो फिर एकेडमिक डिसिप्लिन, प्लीज मेंशन द एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कंप्लीटेड, तो इसमें बोला ग्रेजुएट डिग्री, तो हमें यहाँ पर जो भी है वो सेलेक्ट कर देनी है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अभी तक भाई ये हमारी हुई नहीं है, नॉट एप्लीकेबल जाएगा, ठीक है। चलो जी, फिर उसके बाद में इसमें नॉट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का ऑप्शन है क्या, लेना ऑप्शन ज़रूरी है। सेलेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट, ये कंपलसरी नहीं है, छोड़ दो इसको, कोई टेंशन नहीं अपनी, ठीक है।
फिर आ जाओ एमफिल, एमफिल में भी ज़रूरी नहीं है भाई, छोड़ दो इनको ऐसे कैसे, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक साइन जो स्टार है वो केवल और केवल ग्रेजुएट डिग्री पे है, वहाँ तो कंपल्सरीली डालना, बाकी आप छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर पूछा है सब्जेक्ट ऑप्टेड एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेड इन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट आपको एंटर करना है ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी आपका था। ठीक है, मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये ब्रांच आ जाएगी कुल मिला के, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग थी। ठीक है ना, तो वो मैं डाल दूंगा, वही चीज़ आपको देख लेनी है कि हाँ भाई हमें क्या डालना है। परसेंट जो आए हैं वो आप बता दो। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कहीं पे आप एम्प्लॉयड हो या नहीं हो, स्टूडेंट हो, क्या हो, तो उस हिसाब से आप बता दो कि हाँ जी हम तो पढ़ ही रहे हैं, एम्प्लॉयड है तो आपकी पूरी डिटेल पिछली वाली है वो ट्रेस हो जाएंगी। ठीक है ना, तो मोटा मोटा मैंने वहाँ पर कुछ किया नहीं था, मैं स्टूडेंट डाल देता हूँ, डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, हैव यू बीन सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस सिविल सर्विसेज, अगर हाँ ना जो भी है आप, वैसे तो हमने 0 अटैम्प्ट ही दिखाए थे, तो यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, राइट, वो चीज़ आ जाएगी। फिर यहाँ पर पूछा आपका पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव फॉर एम्प्लॉयमेंट फाइनली क्वालिफाइड बाई यू, अगर आपने पहले कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर की है और जॉब ली है तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। रीज़न फॉर प्रिपेयरिंग सिविल सर्विसेज, क्यों आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, बेटर सर्विस कंडीशन एंड एडवांसमेंट इन करियर, पावर, अथॉरिटी, लीडरशिप, जो भी आपको ठीक लगे, आपका जो कॉज हो वो आप यहाँ पर जरूर डालोगे, समझ गए। ठीक है जी। फिर बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट और गार्जियन, आपका जो बैकग्राउंड है पिताजी का, पिताजी की क्वालिफिकेशन क्या है भाई, ग्रेजुएट है। माता जी की बात करें तो स्कूलिंग गए थे बट बिलो 10th क्लास है। प्रोफेशन ऑफ पिताजी, पिताजी के प्रोफेशन की बात करें तो इसमें मैंने बताया था आपको अदर में ही जाएगा, बिग रीज़न बिंग। ठीक है, प्रोफेशन ऑफ फादर, ओके, एंटर क्वालिफिकेशन ऑफ मदर। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई करने की बात, स्कोप दिया नहीं आपने भाई। मदर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन होम मेकर है भाई। ठीक है, प्रोफेशन ऑफ मदर, यहाँ पर एक सेकंड, प्रोफेशन ऑफ फादर ये बीच में, अच्छा मिस इंटरप्रीट कर गया, कोई नहीं, चलो यहाँ पर हम डाल देते हैं प्रोफेशन ऑफ फादर प्राइवेट जॉब, ओके। फिर माता जी की बात करें तो यहाँ पर होम मेकर का अपने पास में हाउसवाइफ का ऑप्शन है, डाल सकते हैं। फादर की इनकम एनुअल आप डाल दीजिए, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ मदर्स एनुअल इनकम आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। ठीक है जी। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सिविल सर्विसेज, इंटरनेट के थ्रू आजकल पता पड़ जाता है, यूपीएससी वेबसाइट के थ्रू, कोई चैलेंज ही नहीं है। ठीक है जी, आपको जिससे पता पड़ा हो आप डाल देना। ठीक है, कोचिंग अटेंडेंट, कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंडेंट फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, क्या आपने कोचिंग ली है ना, आज ये भी डिटेल्स लेने लग गए हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंडेंट फॉर सिविल सर्विस प्रीलिम्स के लिए आपने कोई लिया है, अगर हाँ तो बताइए, ना तो नॉट अटेंडेंट, अगर हाँ तो प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, कौन सा है अपने हिसाब से बता दीजिए। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंडेंट फॉर सिविल सर्विस मेंस के लिए आपने अटेंड किया है, हाँ चलो ठीक है, मान लेते हैं हाँ किया है, चलो ठीक है। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंडेंट फॉर सिविल सर्विस पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आप कहीं पे कोचिंग में गए थे, हाँ तो आप डालिए, नहीं तो बताइए, तो आप उस हिसाब से अपने एक काम कर सकते हैं, राइट। फिर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, और ये आएगा नंबर ऑफ टाइम्स क्वालिफाइड इन सिविल सर्विस प्रीलिम्स, आने का स्कोप ही नहीं है, जब एग्जाम ही नहीं दिया तो एक कहाँ से क्वालिफाई कर जाएंगे हम। आप अगर क्वालिफाइड हो तो बता देना भाई जरा, नंबर ऑफ टाइम्स क्वालिफाइड सो फार फॉर सिविल सर्विस मेंस, अगेन वही आपने प्रीवियसली जो डिटेल्स दी हैं वो आ जाएंगी यहाँ पे। ऑप्शनल सब्जेक्ट इन प्रीवियस, आपने पहले भी अगर दिया है कोई एग्जाम तो आप ये बताइए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या था प्रीवियसली मेंस में, है ना। वेदर अदर ऑप्शनल ऑप्टेड बाय यू इन प्रेजेंट सीएसई इज द सेम, आपका ऑप्शनल सेम है, डिफरेंट है, क्या है, तो वो आप बता सकते हैं। सेम है तो ठीक है, डिफरेंट है तो फिर जैसे डिफरेंट पे हम करेंगे तो पूछा जाएगा कि भाई क्यों आपने चेंज किया, तो आपसे यहीं पे क्लैरिटी लेना चाह रहा है, इंटरव्यू में पूछा जाता है वैसे ये सवाल। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर प्लीज़ गिव स्पेसिफिक सजेशन इफ एनी इन ब्रीफ टू इम्प्रूव द सिविल सर्विस, बोल लो। अब आपसे फीडबैक भी लिया जा रहा है कि आप बताइए कि कैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। चलो जी, एक बायलैटरल कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश करने की तो कोशिश की गई एटलीस्ट। ठीक है, फिर जो भी डिटेल्स हमने फिल की है उनको रीवेरीफाई कर लो, कहीं पे डाउट आए तो हम करेक्ट कर सकते हैं एडिट पे जाके, अदरवाइज
नेक्स्ट करो, सेव करो और उसके बाद में सक्सेसफुली आगे निकल लो। हो गया काम। डिक्लेरेशन से रिलेटेड हमसे पूछा गया है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सेंटर आप कहाँ लेना चाहते हो, तो अपने नियर बाय आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रीलिम्स का पूछा, डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर एक्सेसिबल जॉब। ये आ गया वो सेगमेंट। ये देखो, इसके तहत क्या होगा कि कल को ना आपका सिविल सर्विसेज में स्कोर बड़ा अच्छा रहा पर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या आप अपनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ शेयर करना चाहोगे जिससे कि आपको फर्दर करियर अपॉर्चुनिटी दी जा सके। तो आंसर आप यहां पर यस कर सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है, नो तो नो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप आगे बढ़ जाइए। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट रिव्यू करने का कि हाँ भाई जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो देख लीजिए, डाउट नहीं है तो ठीक है, डिक्लेरेशन कर दिया हमने, ओके। नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचते हैं, एग्जाम से रिलेटेड पेमेंट। तो चलिए पेमेंट कर देते हैं। जनरल कैटेगरी से हैं तो 100 रुपये देने पड़ेंगे, नहीं तो क्या पता फ्री हो जाता। कोई बात नहीं है, पे करेंगे, यूपीआई से करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हम यूपीआई से क्यूआर कोड जनरेट करवा के और अभी पेमेंट कर डालते हैं इसका। देखो जी, ठीक है, आप बस बने रहिए, अपने हिसाब से अपने लेवल पे काम कर दो जो भी हो रहा है, राइट। जैसे ही ये हुआ पेमेंट, आपका पेमेंट होते ही मोटा मोटा हमारा क्लियर हो जाएगा कि भाई प्रोसेस आपका आगे बढ़ रहा है। ठीक है, पेमेंट हो चुका है और ये अभी अपडेट कर देगा। वैसे काउंटडाउन स्टार्ट है इधर टाइम का, आप देख सकते हैं। ये लो जी, आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, ओके दैट्स ग्रेट। अब यहाँ से रीडायरेक्ट कर देगा वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्लिक हियर टू रिटर्न टू द यूपीएससी साइट एल्स यू विल ऑटोमेटिकली डायरेक्टेड। ऑटोमेटिकली 15 सेकंड्स में ले जाएगा, तो चलो इसका ही वेट कर लेते हैं, कोई सेंस है नहीं। चलो जी कर लेते हैं क्लिक इस पर। ये आ गए हम हमारी वेबसाइट पे जहाँ से हमने फॉर्म फिल किया है। एक बार देख लेते हैं। देखो इंटरनेट थोड़ा स्लो हो रहा है, चेक कर लेते हैं इसको। चलो जी आ गए हम हमारे स्टेज पे। पेमेंट मोर और लेस कंप्लीट है। चलो जी नेक्स्ट कर देते हैं इसको, सक्सेस। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे हमारा फॉर्म है वो मोर और लेस सबमिट हो चुका, आप देख सकते हो। सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 सीएससी आईएफएस एग्जामिनेशन एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन, ये सबमिट हो चुकी है। तो ये था हमारा मेजर काम जो हमें देखना था। ठीक है, इसको प्रीव्यू हमें कर ही रहे हैं। तो आई होप आपको ये सेशन ठीक लगा होगा। मोटी मोटी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई चैलेंज आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी प्रोसेस से पहले एक ही काम करना है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करना है। जो भी आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं वो अभी भी आप तैयार करा सकते हो। उसमें अगर ढिलाई आपने बरत दी है तो प्लीज़ अभी थोड़ा सा प्रोएक्टिवली काम करके अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।